नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुमन LLB एंड आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संविदा अधिनियम 1872। संविदा अधिनियम 1872 में मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आज चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है प्रतिफल तथा गुप्त संविदा, जिसको कंसिडरेशन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और क्वेश्चन आज का दूसरा है। पहला क्वेश्चन का वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ। आज का जो क्वेश्चन है प्रतिफल के आवश्यक तत्वों को समझाइए, यानी आवश्यक तत्व बताना है। और इसमें 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को आप देख लीजिए। उत्तर में देखिए, पहला पॉइंट है कि प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर दिया होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो प्रतिफल आप दे रहे हैं यानी हो रहा है जिस संविदा में, वो प्रतिफल क्या है कि जो प्रस्तावकर्ता होता है उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। देखिए, वचनदाता को हम क्या कहते हैं? वचनदाता जो होता है उसको प्रतिज्ञाकर्ता भी कहते हैं, और वचन ग्रहीता जो होता है उसको प्रतिज्ञा ग्रहीता भी कहते हैं। तो ये बोल रहा है इस लाइन में कि जो मान लीजिए कि आप ये एक आप एग्जाम्पल इसमें मैं फिट कर रही हूँ। ये प्रस्ताव रखा, कितने का प्रस्ताव रखा है? एक बुक को बेचने का। इसका मूल्य ये बताया 50 रुपया, मान लीजिए कि 50 रुपया बताया है, ठीक। तो ये बोला कि अब ये किस पे, इस पे ये निर्भर कर रहा है। अब मान लीजिए कि ये बोला कि अब ये जब भी बुक को ये सेल करने लगा, तो सेल में बी जो है, बी नामक मान लीजिए कि व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि मैं 40 रुपया ही दूंगा। तो अब इसकी मर्जी है कि ये दे या ना दे। तो ये इच्छा किसकी है? वचनदाता यानी प्रतिज्ञाकर्ता की इसमें इच्छा होती है। तो इसी को बोलते हैं प्रतिफल वचनदाता के ऊपर निर्भर करता है, न कि प्रतिज्ञा ग्रहीता के। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट को भी आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट देखने से पहले इसमें देखिए एक केस है, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। और इस केस को मैं बता दूं, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद में इस केस में ऐसा हुआ था कि जो गौरी मोहम्मद थे और केदारनाथ के जो कमेटी के लोग थे, वो दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि इसमें टाउन हॉल बन रहा था, तो उसमें पैसा लगाने से जैसे चंदा के तौर पे, तो ये जो गौरी और मोहम्मद था, ये भी पैसा देने के लिए वादा किया कि आप लोग काम शुरू कराइए और पैसा मैं दूंगा। बट बाद में ये अपने वादा से मुकर गया और पैसा देने से इनकार कर दिया। और जो कमेटी के लोग थे वो काम शुरू करा दिए, ठेका पे काम दे दिए। कुछ काम हुआ था, कुछ काम नहीं हुआ था। और ये पैसा देने से जब मना कर दिया गौरी, तो अब ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय दिए कि आप एग्रीमेंट किए, आपके एग्रीमेंट से ही विश्वास पहले दिलाए कि ठीक है आप काम शुरू कराइए, और वादा करने के बाद मुकर रहे हैं, तो यानी आप दोषी हैं इसमें। फिर इनको गौरी जो मोहम्मद है, इनको पैसा देना पड़ा, और पैसा जब दिए तो फिर काम आगे शुरू हुआ। तो और दूसरा केस भी देख लीजिए। दूसरा केस, इस वजह से मैं 2 केस दी हूँ कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और उस वैसे समझ में नहीं आएगा क्या है, पर इसमें भी देखिए। इसमें क्या हुआ कि ये दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव का ये केस है। इस केस में हुआ था, जो बलदेव थे, ये एक जो दुर्गा प्रसाद थे, ये पहले देख लीजिए। दुर्गा प्रसाद जो थे वो एक व्यापारी थे, और सरकार के आदेश पे एक मार्केट का निर्माण कराए। उस मार्केट में एक ये अपने फायदे के तौर पे इन्होंने कहा कि जो दुकान लगाएगा वो दुकान वाला हमको पैसा चुंगी के तौर पे पैसा देगा मंथली। जब काम शुरू हुआ, काम हो गया, उसके बाद से जब दुकान लगी, तो ये दुकान में ये बलदेव नामक व्यक्ति था दुकानदार। फिर कुछ महीने बाद ये पैसा देना बंद कर दिए सब दुकानदार। तो ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। निर्णय ये हुआ, अब देखिए इस केस में थोड़ा सा क्या डिफरेंट है। अब ये दुर्गा प्रसाद जो थे, इनके फेवर में ये केस निर्णय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये बोला गया कि आप जो एग्रीमेंट किए
तो आपका एग्रीमेंट सरकार के आदेश पे हुआ था, यानी सरकार से आप किए थे, तो सरकार से पैसा लेंगे, ना कि आप दुकानदारों से पैसा लेंगे। तो आप फर्स्ट टाइम तो आप सरकार से किए थे, तो फिर इसमें इनको पैसा देना बंद कर दिया गया और बोला गया कि आप सरकार से पैसा लीजिए, जो भी मुआवजा आप ये अपनी जेब से ही पैसा लगाया था, तो आप सरकार से लीजिए, ना कि आप यहाँ के दुकानदारों से लेंगे। तो इस केस में बस इतना ही अंतर है। अब इस अंतर को देखिए कि कितना डिफरेंट है, यानी कि जिससे आप वो करेंगे एग्रीमेंट उसी से पैसा ले सकते हैं, ना कि दूसरे से। तो इस केस में यही है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट है कि प्रतिफल प्रतिज्ञा ग्रहीता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। इस लाइन का मतलब देख लीजिए, ये व्यक्ति है और बी व्यक्ति है। अब ये है कि मान लीजिए एक बुक दे रहे हैं, बेच रहे हैं, इसका मूल्य ये बताएं 50 रुपया, और ये इस बुक को लिया, बट पैसा पेमेंट और बुक ले जाने के लिए एक दिन बाद बोले कि एक दिन बाद ले जाएंगे। ठीक, एक दिन बाद ले जाने के लिए ये बुक बोले, तो पैसा उस दिन दिए नहीं और बुक भी नहीं लिए। अब ये चले गए दूसरे दिन। अब ये बोल रहा है कि प्रतिफल प्रतिज्ञा ग्रहीता, जो प्रतिज्ञा ग्रहीता कौन होता है, वचन ग्रहीता जो होता है उसी को बोलते हैं। अब ये स्वयं आ सकते हैं ले जाने, या किसी अन्य व्यक्ति को भी भेज सकते हैं। और पैसा मतलब ये नहीं कि आप जाके वहाँ से 40 रुपया दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम यही वादा किए थे, तो ये वैध नहीं होगा। तो इसी को बोला है। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरे पॉइंट में क्या है। तीसरा पॉइंट है कि प्रतिफल भूतकालीन, वर्तमानकालीन या भावी हो सकता है। तो इसको मैं समझा देती हूँ। देखिए कि भूतकालीन का मतलब क्या होता है कि मतलब बीत चुका है, वर्तमान में अभी हुआ है, और ये भावी जो होता है इसको भविष्य काल भी कहते हैं। तो मतलब तीनों काल जो होता है उसी में जो एग्रीमेंट होता है उसी को बोला है। और इसको और एग्जाम्पल से यानी और डिटेल थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है आपको, ये वर्तमान और भूतकालीन में डिफरेंट पूछ लेगा। तो शॉर्ट वीडियो में अपलोड की हूँ, उसको एक बार देखिएगा। और इसको जब मैं आगे पढ़ाऊँगी तो डिफरेंट करके और पढ़ाऊँगी, पर शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ईजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाई हूँ और फॉर एग्जांपल के साथ, उसको आप शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा। आगे देखिए, अगला है चौथा पॉइंट है प्रतिफल वास्तविक होनी चाहिए। अब इसका देखिए, वास्तविक मतलब क्या, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, एग्रीमेंट किया एक बुक के लिए। अब बुक का दाम ये 400 रुपया बताया, और बी क्या कर रहा है कि उसको 300 रुपया दे रहा है। तो इसका जो मूल्य है वो वास्तविक नहीं है, ये क्या हुआ, अवास्तविक हो गया। ये मूल्य इसका 400 रुपया वास्तविक है। तो वही बोला है कि जो भी अब प्रतिफल है, अब मान लीजिए कि एग्रीमेंट हुआ, संविदा हुआ, संविदा होने के बाद वो 400 का चीज़ है, उसको 300 में बाद में वो बोल रहा है कि हम 400 नहीं दे पाएंगे, 300 देंगे, तो ये वैध नहीं है। एक अंसन ने लिखा है, यानी एक व्यक्ति थे जिन्होंने लिखा कि प्रतिफल ऐसा होना चाहिए जिसका विधि की दृष्टि से कुछ मूल्य हो। अब ये भी बात सत्य है। मान लीजिए साथ टीवी देखना या सिनेमा जाना या टहलना या बातचीत आपस में करना, इसमें क्या ही मूल्य प्राप्त हो रहा है। तो इसी को ये बोले हैं कि जो भी आप संविदा कर रहे हैं उसमें प्रतिफल जो हो वो विधि की दृष्टि में कुछ उसका मूल्य हो, ना कि इररिलेवेंट चीज़ें ना हो। अगला 5वां पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट है कि प्रतिफल कुछ कार्य का करना, कार्य से अलग रहना या वचन के रूप में हो सकता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, थोड़ा सा ये घुमावदार है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका एग्रीमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ फॉर एग्जांपल्स देखिए, एक्स और वाई 2 पर्सन हैं। तो जो एक्स है वो 10,000 में अपनी स्कूटर को वाई को बेचने का प्रस्ताव रखता है। ठीक, अब प्रस्ताव जब रखा तो इसमें क्या हुआ कि वाई को अगर मान लीजिए एक्सेप्ट किया कि ठीक हम 10,000 देंगे और ये से स्कूटर को लेंगे, तो एक्सेप्ट करने के बाद एक संविदा बन गया और ये वैध भी है। मान लीजिए 18 साल के दोनों लोग व्यक्ति हैं। जैसे ही इसका पैसा पेमेंट करके स्कूटर लिया तो वो क्या हो गया, प्रतिफल निकल गया है। तो ये बोला है कि भुगतान का कार्य प्रतिफल होता है। तो इसी में बोला है कि प्रतिफल जो होता है उसमें कार्य कुछ कार्य करना
अब इसमें कुछ कार्य हुआ है, कार्य से अलग रहना, या ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि वाई इसको एक्सेप्ट करे ही ना, या वचन के रूप में हो सकता है, या मान लीजिए कि अब जो ये वचन दिया कि ठीक है हम कर लेंगे, तो ये क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका पर्पज़ यही है इस लाइन का। अगला देखिए 6वां है कि प्रतिफल अवैधानिक नहीं होना चाहिए, और इसको धारा 23 को में डिफाइन किया गया है। प्रतिफल अवैधानिक का मतलब है वैध, यानी अवैध जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, प्रतिफल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ए एक व्यक्ति है, बी है, ये बिचौलिया के तौर पे रेलवे की क्या करता है, 50 करोड़ की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बी को सेल कर देता है, बिना रेलवे से पूछे इस चीज़ को ये कार्य कर देता है। आप बताइए क्या वैध है? सरकारी ज़मीन का लेन देन या बिक्री या किसी वस्तु का क्या आम जनता कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये अवैध है। वैध कब होगा? अब अगर मान लीजिए कि आप यही मैं आप लोगों को दूसरा इसमें एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, ये अपनी प्रॉपर्टी को बी को सेल करता है, और ये प्रॉपर्टी जो भी है इस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कानूनी दाव पेच यानी ये नहीं कर रहा है, और बिल्कुल वैध तरीके से किसी एग्रीमेंट को कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे हम कि ये अवैधानिक नहीं है, ये वैध है। तो प्रतिफल जो होना चाहिए वो अब एक और एग्जाम्पल समझिए, सबसे अच्छा रहेगा, समझ लीजिए। ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, और बीच में एक सी नामक व्यक्ति है। तो ये बी आपस में एग्रीमेंट करते हैं। ये बोलता है कि अगर तुम सी को कल 50 डंडे मारोगे, 50 डंडे अगर मारोगे तो क्या होगा कि मैं तुम्हें कितना दूंगा, 50 लाख रुपया दूंगा, 50 लाख रुपया देने का, ये 50 डंडा मारने के लिए एक को। अब ये बताइए कि क्या ये वैध है या अवैध है? तो ये क्या है कि कानून से विपरीत ये बोला है। अगर यही बोलता कि अगर तुम सी के साथ मिलकर या किसी कार्य को करने के लिए ये एग्रीमेंट करता तो ये वैध होता। और इसमें आप दूसरा आप समझ लीजिए कि कैसे है। मैं एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा इस वजह से बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, कोई इसमें वो ना रहे। अब मान लीजिए कि ए और बी दोनों एग्रीमेंट करते हैं और सी की कोई वस्तु है, मान लीजिए कि वस्तु है जिसको ये सेल करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। तो दोनों एग्रीमेंट आपस में आकर पहले करते हैं, उसके बाद से आते हैं तो इससे ये वैध तरीके से सी से करके और वस्तु को लेते हैं, तो ये क्या है कि ये वैध है। और ये देखिए जो भी एग्रीमेंट होता है संविदा का, उसमें जो प्रस्ताव होता है वो प्रस्ताव किस पे और स्वीकृति किस पे, ये अब इसमें एक को हानि भी हो सकती है या लाभ भी हो सकता है। ये प्रस्ताव रख सकता है, मान लीजिए प्रस्ताव पहले ये रखा, ये तो कोई निश्चित नहीं है कि प्रस्ताव किसके माध्यम से रखा जाए, दोनों तरफ से रखा जा सकता है, बट ये निर्भर सबसे ज़्यादा इस पे करता है कि इसको कभी मान लीजिए हानि भी हो जाए, लाभ भी हो जाए। आप जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि 10,000 का ये वस्तु है, ये स्कूटर लिया और 2 महीने बाद ये 12,000 में बेच दिया, तो इसको 2,000 हुआ फ़ायदा। अब ये कार्य नहीं कर पाया, अब ये 10,000 में बेचा, तो इसको हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल निर्भर नहीं है कि नहीं लाभ ही होगा, हानि भी कभी कभी हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी